हमने BDTH 2 को स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी लोग इसे भी बहुत बहुत प्यार देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। हम अपनी नोवेल को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पिछली नोवेल के बारे में कुछ बता देता हूँ जो हमने पिछला चैप्टर एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने देखा था कि जो यान अपने जियो जुआन को बचाने के लिए एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर हो गया था। उसके साथ में लेटी ली भी था जिसकी पावर 9 स्टार डूसेंग लेवल पर पहुंच गई थी। साथ ही साथ जियोन ने वहाँ पे फील किया था कि उसकी पावर वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। जियोन के साथ वहाँ पे लाइटिंग ड्रैगन भी था जो कि 9 मिस्टीरियस लाइटिंग थी और जियोन उसे लिटिल गोल्ड कह रहा था। साथ ही साथ हमें लास्ट में पता भी चला था कि उनके साथ नीली डिवोरिंग फ्लेम भी आई हुई है और ये हमारी पिछली BDTH नोवेल के आगे की नोवेल है। तो चलिए आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जो यान भी उसी तरफ देखता है जहाँ लेटेली देख रहा था, तो उसे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जो कि रेड और व्हाइट कलर की थी। जो यान जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे अचानक से कुछ फैमिलियर की फीलिंग आने लगती है जो कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन ये भावना तुरंत ही गायब हो जाती है और जो यान को वहाँ पे अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मतलब ये कुछ मिनट के लिए ही था। तभी लेटेली हैरान होते हुए जियान से कहता है, आपको कुछ नोटिस करना चाहिए था, है ना? तभी जियान कहता है, हाँ मुझे कुछ समझ में तो आया है, लेकिन वास्तव में वो क्या है मुझे नहीं पता। वो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहा था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फीका था, इसीलिए मैं इसका पता नहीं लगा सकता। जोयान थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा क्यूरियस भी था और इसलिए जोयान को अब ये नया वर्ल्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसीलिए जियोयान लिटिली की तरफ देखते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं और चलते चलते देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या है। आखिरकार देखते हैं कि वो कौन सी चीज है जो कि मुझे इतनी ज्यादा फैमिलियर फील हो रही है। हालांकि जियान ने अभी ये कहा ही था कि उसका फिगर अचानक से ही रुक जाता है। जियोयान अपने डुइकुई में अचानक से कुछ चेंजेस फील कर सकता था। ये देखकर जियोयान अचानक से चौंक जाता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। इस समय जियोयान की बॉडी में डुइकुई जो कि फिर से एक्टिवेट हो गई थी, देखकर जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जियोयान कहता है कि डुइकुई ब्रेक थ्रू की स्टेज दिखा रही है। ऐसा लगता है कि डे एसेंस ने मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने के बारे में अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ वहाँ पे 500 किलोमीटर के दायरे में फैलाता है कि यहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट तो नहीं है। हालांकि वहाँ के एरिया के मैजिकल बीस्ट को लिटिली ने पहले ही निपटा दिया था, इसीलिए जियोयान यहाँ पे सिक्योर तरीके से अपना मेडिटेशन कर सकता था और आने वाली सक्सेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकता था। अब जियोयान की पावर डूडी लेवल पर पहुंच गई थी, इसीलिए उसके शरीर में काफी सारे चेंजेस भी आए थे जिसके कारण वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ नेचुरल एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकता था। जियोयान को पता था कि उसकी पावर जितनी ज्यादा होती जाएगी डुइकुई भी उतनी ज्यादा ही पावरफुल होती जाएगी और कल्टीवेशन की खपत भी उतनी कम होती जाएगी। जियोयान लगभग आधे घंटे तक अपनी आंखों को बंद करके रखता है और इसके बाद वो अचानक ही उन्हें खोल देता है, जिससे उसकी आंख से एक फ्लेम निकलती है जो कि अचानक ही गायब हो जाती है। तभी जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से कहता है कि अंत में 10 सालों के बाद मैंने अपने डुइकुई का यूज किया है। हालांकि मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये काफी ज्यादा लापरवाह है। और इसके बाद वो लिटिली की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिली मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी सिक्योरिटी करनी चाहिए। इसके बाद जियोयान अपनी डुइकुई को बाहर निकालता है और इसके बाद दोनों हाथों को एक ट्रेनिंग पीरियड की फॉर्मेशन में रख के अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करने लगता है जो कि उसकी सभी नसों से एक्टिवेट होने लगा था। फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट कर देने के बाद जियोयान की बॉडी में अर्थ और हेवन के बीच की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होने लगी थी, वो भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ। ये एनर्जी जैसे ही जियोयान की बॉडी में ट्रांसफर होती है तो जियोयान का शरीर अचानक से हवा में उठने लगता है और उसके शरीर के चारों ओर एक भंवर का भी निर्माण होता है। ये एनर्जी जियोयान के सभी चैनलों से पास हो रही थी और एक मिस्टीरियस फ्लेम से कंटिन्यू रिफाइन किए जा रही थी। अब तक ये एनर्जी जियोयान की व्हाइट कलर की डुइकुई में कंटिन्यू भरती ही जा रही थी और ये डुइकुई भी काफी ज्यादा अपग्रेड होती जा रही थी। हालांकि जियोयान अभी अभी अपने मेडिटेशन में था ही कि तभी उसकी उंगली से एक आवाज आती है जिसके कारण जियोयान जाग जाता है और इस रीजन के कारण उसकी डुइकुई काफी ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। जियोयान ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसकी स्टोरेज रिंग इस नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है और उसकी रिंग तुरंत ही टूट जाती है जिसके कारण अंदर की चीजें बाहर पहाड़ के ढेर पर पड़ी हुई थी। हालांकि अगर एक ये नॉर्मल टाइम होता तो जियोयान यहाँ पे इतना ज्यादा परेशान नहीं होता, लेकिन जियोयान के पास अभी भी जो जुआन की स्पिरिचुअल प्रिंट उसकी स्टोरेज रिंग की जेड की बोतल में पड़ी हुई थी और अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती तो जियो जुआन पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाते, जो कि जियोयान के लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता था, जिसके कारण जियोयान खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। इसीलिए जियोयान जबरदस्ती उस डुइकुई को रोकता है जो कि काफी पागल हो गई थी। जियोयान ने उस जेट की बोतल को एक एनर्जी बैरियर से लपेट दिया था ताकि उसकी डुइकुई से कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि जियोयान जो कि ब्रेक थ्रू के लेवल पर पहुंच गया था, उसने जब ये देखा उसे नहीं पता था कि उसे जेट की बोतल के अंदर जियो जुआन का स्पिरिचुअल प्रिंट आसपास के डी एसेंस को काफी स्पीड के साथ अब्सॉर्ब कर रहा था जो कि जियोयान ने इकट्ठा किया हुआ था। साथ ही साथ उसमें अब लाइफ पावर भी दिखाई देने लगी थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी टाइम से सोया हुआ इंसान अचानक जाग रहा हो। हालांकि जियोयान को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही साथ लिटिली भी आसमान में बहुत ऊपर था और जियोयान की सिक्योरिटी कर रहा था। उसे भला इतनी छोटी सी जेट की बोतल मूवमेंट करते हुए कैसे पता चलेगी। ये जगह जो अब तक काफी ज्यादा शांत दिख रही थी अब ऐसी लग रही थी जैसे कि अभी अभी यहाँ पे काफी बड़ी फाइट हुई हो। आसपास के पेड़ भी उखड़ के गिर गए थे और जमीन भी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। बस वहाँ पे अगर कोई सही सलामत था तो हवा में क्रॉस लेग किए हुए बैठी व्हाइट कलर की ह्यूमन फिगर
जो कि जोयान था, उसकी बॉडी के चारों ओर एक ऊर्जा भंवर घूम रहा था जो कि स्पिरिचुअल पावर को और दी एसेंस को काफी ज्यादा स्पीड के साथ अब्सॉर्ब कर रहा था। अब तक जोयान की बॉडी के अंदर की डुई काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा भरी हुई फील हो रही थी और साथ ही साथ ये एनर्जी को कंटिन्यू अब्सॉर्ब किए ही जा रही थी। ये देखकर जोयान सोचता है कि कहीं ये ब्लास्ट ना करने लगे और इसी तरह जोयान तुरंत ही अपने फ्लेम मंत्रा को काफी ज्यादा हैवी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हेवनली फ्लेम तुरंत ही जोयान के सभी चैनलों से एक्टिवेट होकर उस नेचुरल एनर्जी को तुरंत ही रिफाइन करने लगती है, जिसे जोयान ने अभी अभी बाहर से अपने अंदर अब्सॉर्ब किया हुआ था। हालांकि ये फिर भी काफी नहीं था, क्योंकि जोयान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कोई थी जो कि एम्परर ओरिजन थी। हालांकि जोयान के हेवनली फ्लेम एम्परर ओरिजन को रिफाइन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो जोयान की बॉडी से इसे हटा देती है, जिसके कारण जोयान जो कि नेचुरल एनर्जी को काफी ज्यादा स्पीड के साथ अब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और उसे पता था कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो लास्ट रिजल्ट अनसक्सेसफुल होगा। हालांकि तभी अचानक से कहीं और से अट्रैक्शन फोर्स आता है जो कि एम्परर क्वी को ही अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण जोयान की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने और रिफाइन करने की स्पीड एक बार फिर से बढ़ जाती है, जिसके कारण जोयान अपने अंदर की डुई को लगातार बढ़ता हुआ फील कर सकता था। जोयान अब जो कि ब्रेक थ्रू के लेवल पर पहुंच ही गया था कि तभी अचानक उसे याद आता है कि यहाँ पे कोई अनजान आदमी कहाँ से आएगा जो कि लिटिली के भी फॉर्मेशन को तोड़कर मुझ तक पहुंच जाए। अगर कोई भी यहाँ पे जोयान को देखता तो वो समझ सकता था कि जोयान कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, क्योंकि जोयान पूरी दुनिया की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा दबंग तरीका था, जबकि जोयान के पीछे का वो भंवर एसेंस दुई को अब्सॉर्ब कर रहा था। लिटिली जो कि ऊपर खड़ा हुआ था, वो भी जब देखता है कि जोयान जो कि धीरे धीरे नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, वो भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई और जोयान की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा हो। हालांकि लिटिली को पता था कि उसके 100 मील के अंदर के दायरे में कोई भी बिना उसकी इजाजत के एंटर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है कि ये अजीब है। वो है क्या? वो बड़े भाई जोयान की मदद क्यों कर रहा है? लिटिली जोयान के लिए खुश तो था, लेकिन वो थोड़ा सा चिंतित भी था। यहाँ पे जोयान भी कंटिन्यू फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करके नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जा रहा था। जोयान के ऐसा करने से स्पेस भी कांप रहा था और उसमें भी कुछ क्रैक्स दिखाई देने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक तेज आवाज आती है और चारों तरफ काफी पावरफुल और रिलीज हो जाता है। इसके बाद जोयान अपनी आंखों को धीरे से खोलता है और सभी लाइट को देखता है। जोयान ने फील किया था कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये कुछ ऐसी फीलिंग थी जो कि जोयान ने लंबे टाइम से फील नहीं की थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। हालांकि हमें ये नहीं पता कि जोयान ने किस लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, हो सकता है ये सभी चीजें आगे क्लियर हो। हालांकि जोयान यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद जोयान अपनी बॉडी को स्कैन करता है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये देखकर जोयान अपने नीचे देखता है कि उसकी स्टोरेज रिंग टूट गई थी और सारा सामान यहाँ वहाँ डला हुआ था। तभी जोयान कुछ सामान अपने पास रख लेता है और कुछ सामान स्पेस में क्रैक बनाकर उसमें रख देता है और इसके बाद लिटिली के पास चला जाता है। हालांकि जोयान की वो बोतल जिसमें जोयान थे उससे कुछ लाइट्स निकल रही थी, लेकिन जोयान ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसी समय जोयान से हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े हॉल में एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है और वो काफी ज्यादा चौंका हुआ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत ही पत्थर की मेज में एक सुनहरी बॉल में कुछ रोशनी डालता है, जिसके बाद वो कुछ देखता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, डिवाइन ब्लड लाइन, भगवान वास्तव में मेरे जियो क्लेन की मदद कर रहा है। और इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक से उस हॉल से गायब हो जाता है। हालांकि उसके गायब होने के बाद वो क्रिस्टल बॉल एक बार फिर से ग्लो करती है, जो कि पिछली बार वाली से भी ज्यादा ताकतवर थी और इस बार वो 7 कलर्स की शाइनिंग निकाल रही थी, जिससे पूरा हॉल काफी ज्यादा चकाचौंध में भर गया था। हालांकि वो ओल्ड एल्डर यहाँ से पहले ही निकल चुका था, इसलिए उसने इस चीज को दोबारा नहीं देखा। हालांकि इसके बाद हमें एक ब्लैक कलर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर बैठी हुई थी जो काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। उन्हीं में से एक अचानक से पूछता है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड लग रहा था, थर्ड ब्रदर, आपने सेक्रेड ब्लड क्रिस्टल की रक्षा क्यों नहीं की? साथ ही साथ आपने हमें इस हिडन रूम में क्यों बुलाया है? अगर आप उस जगह पे 4-5 साल भी पहरा देते तो अच्छा होता, लेकिन आपने तो दूसरे ब्रदर के साथ सिर्फ 1 महीना ही वहाँ पे बिताया है। क्या आप इतनी जल्दी ही थक गए हैं? उन सभी की बात को सुनकर एक व्यक्ति खड़ा होता है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं आलसी होकर नौकरी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ इतना है कि मैं फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसकी बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कुछ लोग तो सैड भी हो जाते हैं। जैसे ही उसके वर्ड निकले थे तो आसपास के लोगों ने फील कर लिया था कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है और इसके साथ ही वो लोग और भी काफी सारी बातें करते हैं कि तभी एक एल्डर कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा देर से चुप थे,
सेंट ब्लड क्रिस्टल जगमगा उठा है और ये एक डिवाइन ब्लड लाइन है। हालांकि ये सिर्फ एक नॉर्मल ही बाघ के था, लेकिन इसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। वे सभी एल्डर जो कि एक दूसरे को देख रहे थे आखिरकार काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस ब्लड क्रिस्टल को काफी लॉन्ग टाइम से रखा हुआ था और ये एक उम्मीद थी उनकी कि ये जगमगाएगा, क्योंकि इस ब्लड क्रिस्टल के चमकने का मतलब ये था कि इनके फैमिली का मेंबर अभी अभी इस महाद्वीप के अंदर लौटा है। ये ब्लैक कलर के कपड़े वाले शायद हुनक्लेन के हो सकते हैं, फिर जब व्हाइट कलर का एल्डर जो यान के क्लेन से था। खैर ये सभी डाउट तो आगे चल के क्लियर होंगे, अभी तो सस्पेंस बना हुआ है, तो थोड़ा सा सस्पेंस तो मेरी स्ट्रियन फैमिली झेल सकती है। वो सभी लोग एक दूसरे से देख कर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा प्योर ब्लड लाइन होनी चाहिए, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जीनियस भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक बार फिर हमारा क्लेन फिर से समृद्ध होगा। तभी अचानक से वहाँ पे एक पावरफुल स्टॉर्म आता है, जिसके बाद उस रूम में बैठे हुए सभी एल्डर अचानक से चुपचाप खड़े हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, थर्ड एल्डर आपने वास्तव में इतनी बड़ी बात को हमारे सामने मजाक करने में और देरी से लाने में हिम्मत की है, आपको तो दंडित किया जाना चाहिए। ये देखकर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि फर्स्ट एल्डर सच में काफी ज्यादा गुस्से में है, और ये देखकर वो आंसर देते हैं, जियो मिंग जुआन दोषी है, कृपया एल्डर मुझे सजा दें। भाई इनके नाम के आगे जियो लगा है, मतलब ये जियो फैमिली से है। हालांकि जियो मिंग जुआन जियो क्लेन का थर्ड एल्डर था, लेकिन वो थोड़ा सा चंचल और सेंट ब्लड क्रिस्टल की ठीक से सिक्योरिटी नहीं करता था। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा लापरवाह भी थे, जिसके कारण घर के एल्डर्स को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इन्हें कैसे समझाएं। वो ना तो रो ही सकते थे और ना ही हंस ही सकते थे। एल्डर काउंसलिंग ने तो उन्हें मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी वही करता था जो कि उन्हें करना था। इस एक साल में सेंट ब्लड क्रिस्टल की सेफ्टी की जिम्मेदारी थर्ड एल्डर की थी, लेकिन वो काफी ज्यादा लापरवाह तरीके से हमेशा रूल्स को ब्रेक कर देते थे। हालांकि वो फर्स्ट एल्डर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने रूल को ब्रेक करके यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं की। एल्डर जियो मिंग जुआन इस मैटर के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट करने में देरी की है, इसलिए उन्हें 1 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन रिपोर्ट करने के मामले के कारण जियो मिंग जुआन की योग्यता देखते हुए उन्हें उस व्यक्ति को खोजने और उसे फैमिली में वापस लाने का कार्य सौंपा जाता है। एल्डर जियो मिंग जुआन, क्या आपको कोई आपत्ति है? ऐसा फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जिसमें जियो मिंग जुआन उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो तो उनकी सजा से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ एल्डर्स उन्हें ये काम सौंपने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन वो फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकते थे, इसीलिए वो चुपचाप इस बात से एग्री हो जाते हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि आज के मामले के बारे में मुझे और क्लेन चीफ के अलावा किसी को भी इस बारे में जानने की कोई भी इजाजत नहीं है। अगर मुझे पता चलता है कि किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता चला है तो उन सभी को मार डालो। सभी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे कि फर्स्ट एल्डर के वर्ड काफी ज्यादा दबंग हैं, लेकिन वो जानते थे कि ये क्लेन के फ्यूचर के लिए है, जिसपे सभी लोग अंतर करते हैं, ठीक है। और उनके इतना कहने के बाद ही फर्स्ट एल्डर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जियोयान हजारों किलोमीटर दूर लिटिल ली के साथ ऊपर आसमान में उड़ रहा था। यहाँ पे जियोयान ये देख रहा था कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा धीमी है। वो दोनों लोग लगभग 1-2 घंटे तक उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक वो उस माउंटेन रेंज तक नहीं पहुँचे थे। उन्हें वो माउंटेन रेंज अभी भी काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रहा था। हालांकि वो इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं थे, बल्कि वो इसे भी एक ट्रेनिंग की तरह ही देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीड को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जियोयान अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस वर्ल्ड में इतनी सारी मिस्टीरियस चीजें हैं। साथ ही साथ जियोयान ने यहाँ से कुछ एक्सिलर्स को भी उठा लिया था, जो कि उसे रास्ते पे मिले थे। हालांकि उनके नाम जियोयान को पता नहीं थे, जो देखकर लिटिली जियोयान का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण ये जर्नी उतनी ज्यादा उबाऊ नहीं थी। अब तक जियोयान इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था। हालांकि जियोयान अभी भी ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट था और एम्परर एल्केमिस्ट नहीं बन पाया था। जियोयान ने डूडी लेवल की पिल को रिफाइन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस पिल को रिफाइन करना चाहता है तो उसके लिए उसे हेवन और अर्थ की पावर की जरूरत होगी, लेकिन डूकी कॉन्टिनेंट में ये पावर नहीं थी, इसीलिए उसे वो कॉन्टिनेंट छोड़ के आना पड़ता, जो कि जियोयान को मंजूर नहीं था। इसीलिए जियोयान अभी भी ग्रैंड मास्टर लेवल पर ही रह गया था। हालांकि जियोयान के उस लेवल के बाद भी डूकी कॉन्टिनेंट में कोई भी जियोयान के लिए मैच नहीं था। हालांकि जियोयान जो कि हवा में उड़ रहा था तुरंत ही अचानक रुक जाता है और उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। लिटिली जैसे ही देखता है कि जियोयान रुक गया तो वो भी तुरंत उसके साथ ही रुक जाता है, और जब उसने देखा कि जियोयान काफी ज्यादा सीरियस है तो वो भी अपनी भौहों को उठा लेता है। यह फर्स्ट टाइम था जब लिटिली ने जियोयान को डूडी बनने के बाद इतना ज्यादा सीरियस देखा था। हालांकि लिटिली फील कर सकता था कि जियोयान थोड़ा सा एक्साइटेड भी है। उसकी प्रेजेंट टाइम की पावर तो 9 स्टार डूसेंग लेवल पर थी, लेकिन आखिरकार वो जियोयान से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे पता था कि जियोयान के दिल में क्या चल रहा है। लिटिली को पता था कि जियोयान डूडी लेवल का वॉरियर है, और डूडी लेवल का वॉरियर कोई ऐसा नहीं है जो कि कहीं भी किसी भी समय मिल जाए। इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से पूछता है, यह क्या है, क्या कुछ हुआ है? जिसपे जियोयान कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बस उस जगह पर 2 शक्तिशाली वॉरियर हैं, जिनका ऑरा पहले से ही मेरे बराबर है। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिनकी पावर मेरे जैसी ही है, और यही कारण था कि जियोयान इसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से देख रहा था। साथ ही साथ उसके दिल में कुछ कंफ्यूजन भी चल रही थी।
जियो यान को यहाँ पे टोटली अलग फीलिंग्स मिल रही थी। ऐसा बिल्कुल भी डुइकी कॉन्टिनेंट में नहीं था। साथ ही साथ डी एसेंस का भी इससे कोई लेना देना नहीं था। यह पहली बार था जब जियो यान अपने आप को वीक फील कर रहा था। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी पावर कमजोर थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो यान ने अपनी पावर को बहुत सालों तक दबा के रख दिया था, जिसके कारण जियो यान अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। और बस यही रीजन था कि जियो यान को लॉन्ग टाइम तक उड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो उस पहाड़ तक पहुंच नहीं पा रहा था। लिटिली जैसे ही जियोन की बातों को सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जियो यान के बराबर का लेवल, इसका सिंपल मतलब था कि वो लोग भी एलाइड डोडी थे। और यही सोचकर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है कि वो मिस्टीरियस चीज को दो एलाइड डोडी के हाथों से कैसे प्राप्त करेगा। हालांकि जियोन ने अपनी ताकत को पहले ही दबा दिया था, लेकिन इस कुछ टाइम में जियोन जो कि यहाँ पे घूम रहा था, इस जगह से काफी ज्यादा परिचित हो गया था। उसे विश्वास था कि अगर वो वापस से कभी हुनत्यांडी के साथ फाइट करता है तो 100 एक्सचेंज के अंदर ही हुनत्यांडी को हरा देगा। दुर्भाग्य से डुइकी कॉन्टिनेंट में डोडी बनने के बाद जियो यान का सिर्फ एक ही ओपोनेंट था, जो कि था हुनत्यांडी, और अब तक उसकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ऐसा सोचना जियो यान के लिए तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। हालांकि जियो यान की पावर अब पहले से स्ट्रांग हो गई थी। साथ ही साथ उस माउंटेन रेंज में 2 डोडी थे जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर सकता था। यही सोचकर जियो यान अचानक से काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस माउंटेन रेंज की तरफ चार्ज हो जाता है और लिटिली भी उसका तेजी से पीछा करता है। हालांकि जियो यान को देखकर वो बता सकता था कि जियो यान अभी भी काफी ज्यादा हिचकिचा रहा है वहां जाने में, लेकिन फिर भी वो वहां पे फाइट करने के बारे में सोच रहा था। 2 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद वो अचानक से उन 2 डूडी लेवल के वॉरियर्स के 10,000 फीट दूर ही रुक जाते हैं और आसमान में ऊपर बादलों में छुप जाते हैं और आसपास के एरिया को स्काउट करने लगते हैं। वो अपने आसपास के 500 किलोमीटर के एरिया को साफ तरीके से देख सकते थे। वो दोनों वहाँ पे 2 एल्डर्स को देखते हैं, जिनमें से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी होता है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और साथ ही साथ उसके बॉडी से ब्लैक कलर की फ्लेम भी निकल रही थी, जिसने कि उसकी आधी बॉडी को कवर करके रखा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर एक मैजिकल बीस्ट के पैटर्न का पिच ब्लैक मास्क पहना हुआ था, जिससे वो दयालु तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हालांकि जियो यान और लिटिल इस बारे में चिंता करने का टाइम नहीं था। वो उन दोनों को देखते हैं और अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर एक साथ बोलते हैं एक साथ बोलते हैं हुन क्लेन। ऑब्वियसली वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे जब उन्होंने यहाँ पे हुन क्लेन के मेंबर्स को देखा। जियो यान और लिटिली तो कुछ देर तक बोल ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जियोन खुद को कंट्रोल करते हुए उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उसे घूरता है। ये देखकर जियो यान ये तो बता सकता था कि यह हुन क्लेन का मेंबर है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस अज्ञात दुनिया में वो हुन क्लेन के मेंबर से मिल सकता है। ये बात सच में काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। अब तक जियो यान काफी ज्यादा अलर्ट भी हो चुका था। जियो यान को पता था कि हुन क्लेन कोई भी अच्छा क्लेन नहीं है, क्योंकि जियो यान ने हुन क्लेन के साथ काफी बार फाइट की थी। इसीलिए जब भी वो हुन क्लेन के मेंबर से मिलता था तो उन्हें मार ही डालता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जियो यान काफी ज्यादा क्रूएल था, बल्कि वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हुन क्लेन के बारे में अच्छे से समझ चुका था। जियो यान ने डुइकी कॉन्टिनेंट से हुन क्लेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब जब वो दूसरी दुनिया में आया है तो वो फिर से हुन क्लेन के साथ मिल गया है। और जियो यान कहता है ये फिर से हुन क्लेन है, मेरा सच में लगता है आपसे कोई गहरा रिश्ता है। और इसके बाद वो स्माइल कर देता है, जो देखकर लिटिली भी स्माइल कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप उन 2 लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक एल्डर कहते हैं ओल्ड डेमन फ्लेम, हमने उस टाइम पे एक एग्रीमेंट नहीं किया था कि कोई भी किसी चीज को ट्रांसफर नहीं करेगा। ये तो आप ही का एग्रीमेंट था ना, फिर आप ही इसे कैसे तोड़ सकते हैं। ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर दूसरे एल्डर को डांटते हुए कहते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े तो यार यूनर के क्लेन वाले पहनते हैं ना, साला उस क्लेन वाले भी इस क्लेन में है क्या? दोनों वर्ड पैरेलल वर्ड चल रहे लगता है। चलो देखते हैं क्या होगा। वो एल्डर तुरंत ही उनकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और हंसते हुए कहता है, युआन किंग, तुमसे किसने कहा था कि मेरे घोस्ट टेंपल के मेंबर रूल्स का पालन करेंगे? तुमने मेरे घोस्ट टेंपल को रूल्स का पालन करते हुए कब देखा? उसकी बात को सुनकर युआन किंग तुरंत ही काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था घोस्ट टेंपल कितना ज्यादा बेशरम है। वे हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो कि अपने लिए किसी भी चीज को खत्म कर सकते थे। एक टाइम पे तो इन्होंने एक इंजर्ड ह्यूमन को मारने के लिए पूरे शहर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि वो शहर में चला गया था। हालांकि दोनों की पावर बराबर ही थी, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड घोस्ट उससे इस तरीके से बात करेगा और इस तरीके से रूल्स को तोड़ेगा। ना ही उसने ये सोचा था कि ये आदमी यहाँ पर आएगा और वो मिस्टीरियस खजाना लेने के लिए अपनी दावेदारी भी देगा। हालांकि ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट ने इसे पहले ही खोज लिया था, लेकिन शुक्र था कि वो यहाँ पे टाइम पर आ गया और ओल्ड डेमन घोस्ट ने इसे अपने कब्जे में नहीं लिया था। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट उसके सामने से खजाना चुराने के लिए आया था, जो कि सच में काफी ज्यादा दबंग तरीका था। हालांकि ओल्ड डेमन घोस्ट ने पास्ट में कभी भी अपनी पावर को शो करने की हिम्मत नहीं की थी, ना ही कभी अकेले आने की हिम्मत की। उसे पता था कि अगर ओल्ड फ्लेम घोस्ट इस खजाने को प्राप्त कर लेता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद वो गु किंग यांग को भी युआन किंग को भी सप्रेस कर देगा। उस टाइम पे युआन किंग भी ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, जिसके बाद वो अपने मिशन में भी फेल होगा और उसकी जान भी चली जाएगी, जो कि सच में काफी बड़ा नुकसान होगा।
जब युआन किंग ने इस बारे में सोचा तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसकी डुई और पावर अचानक से बढ़ जाती है और उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की डुई निकलती है। युआन किंग को देखकर ओल्ड फ्लेम घोस्ट तुरंत ही अपनी डुई को चार्ज करता है जो कि ब्राउन कलर की होती है और काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो यान अचानक से लिटिल ली को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और ये देखने लगता है। जो यान की पूरी बॉडी को एक लाइट बैरियर ने कवर कर लिया था और साथ ही साथ उसने अपनी पूरी ऑरा और पावर को भी अपने अंदर रख लिया था। वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से युआन किंग और ओल्ड फ्लेम एंड घोस्ट को देख रहा था जो कि दोनों ही डूडी लेवल के वॉरियर थे। जुआन की बॉडी के अंदर भी डुई घूम रही थी और वो हर कंडीशन के लिए तैयार था। जुआन देख सकता था कि युआन किंग ने तुरंत ही एक फॉर्मेशन को चेंज किया जिसके बाद उसकी 3 आफ्टर इमेज बनती है और वो आगे की तरफ बढ़कर फ्लेम घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि बात की आफ्टर इमेज थोड़ी सा स्लो क्रिएट हुई थी लेकिन जुआन उन्हें फॉर्मेशन बनाते हुए देख सकता था और उसे पता था कि अगर एक बार इन्हें सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया तो सामने वाले की पावर काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट हो जाएगी। इस टेक्निक को देखकर ओल्ड घोस्ट भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है जिसके बाद वो कहता है 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आर्ट। युआन किंग, क्या तुम मेरे साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ना चाहते हो? जिसमें वो कहता है कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट, आप कुछ भी कहने के बारे में भूल सकते हैं। आप ही पहले थे जिन्होंने रूल को तोड़ा था, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आप उस खजाने का उपयोग मुझे सप्रेस करने के लिए करना चाहते हैं, है ना? युआन किंग के शब्द काफी ज्यादा तेज थे और उसके लहजे में बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसे पता था कि एक ट्रेजर कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है और इसे काफी खतरनाक एल्डर लेने के लिए जरूर आएंगे। इसीलिए वो ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट उसके पीछे की 3 आफ्टर इमेज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ओल्ड घोस्ट को पता था कि प्रेजेंट टाइम पे युआन के इस फॉर्मेशन को देखते हुए उसे गंभीर रूप से घायल करना तो मुश्किल, वो उसे टच भी नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके पास यहाँ पे कुछ भी सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। तो नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है। पूरी नोवेल तो अभी काफी ज्यादा सस्पेंस के साथ चल रही है। आई होप कि ये सस्पेंस जल्द से जल्द रिवील हो, हमें सभी क्लेन्स के नाम पता चलें, सभी लोगों के नाम पता चलें और पता चले हुन क्लेन के अलावा, जियो क्लेन के अलावा और कितने क्लेन्स हैं जो कि यहाँ पे हैं।